नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया का यह टॉपिक पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं और डिस्कवरी ऑफ इंडिया खासकर किसी भी पाठक के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या जिनको ज्ञान की आवश्यकता है, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, उनके लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ना ज़रूरी है। तो उसी के अंतर्गत हम लोग यह पाठ आज पढ़ेंगे। हिंदुस्तानी समाजी संगठन वर्ग का महत्व। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसके लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने अपने विचार इस टॉपिक में क्या रखा है उसके विषय में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो हिंदुस्तान के बारे में जो लोग भी कुछ जानते हैं, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का हाल सुन रखा है। वर्ण व्यवस्था जानते हैं कि भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसके विषय में क्या है वह यहाँ पर है। बाहर का हर आदमी इसे बुरा कहता है। यहाँ एक फैशन है कि वर्ण व्यवस्था को बुरी नज़र से कहना है कि आदमी को वर्णों में बांटा गया था, और हिंदुस्तान के बहुत से लोग ऐसा ही कहते हैं। बाहर के लोग तो कहते ही हैं, कुछ हिंदुस्तान के भी लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था की शिकायत करते हैं और इसकी नुक्ताचीनी करते हैं, आलोचना करते हैं। हिंदुस्तान में भी शायद ही कोई ऐसा हो जो इसकी मौजूदा शक्ल और सूरत को देखते हुए इसे पसंद करता हो। अगरचे ऐसे लोग बेशक मिलेंगे जो कि इसके बुनियादी सिद्धांत को कबूल करते हैं, और हिंदुओं में बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इसे मानते चले आ रहे हैं। वर्ण या जात लफ्ज़ के इस्तेमाल से कुछ गलतफहमी होती है, क्योंकि अलग अलग लोग इसके अलग अलग मानी लगाते हैं। साधारण यूरोपीय या उसी के जैसे विचारों वाला हिंदुस्तानी यह समझता है कि यह केवल वर्गों को पत्थर की तरह मजबूत करके अलग अलग कर देना है, और यह महज इस बात की तरकीब है कि वर्ग भेद बना रहे। ऊंचे वर्ग के लोग सदा सदा के लिए चोटी पर बने चले आवें और नीचे वर्ग के लोग सदा सदा के लिए नीचे ही बने रहें। इस विचार में सच्चाई है, और शुरू में शायद यह इस बात की तरकीब थी कि आर्य विजेता उन लोगों से न मिलने जुलने पावें जिन्हें कि उन्होंने हराया था। शुरू में चाहे उस व्यवस्था में लचीलापन रहा हो, लेकिन जिस तरह उसने तरक्की की है उससे यकीनी तौर पर यही नतीजा निकलता है। लेकिन सच्चाई का यह महज एक पहलू है, और इस कैफियत से यह नहीं पता चलता कि आखिर इस व्यवस्था में इतनी शक्ति और जब मजबूती क्यों कर रही कि यह आज तक चली आ रही है। इसने बौद्ध धर्म की जबरदस्त टक्कर को झेल लिया और अफगान और मुगल शासन और इस्लाम के प्रसार की कई सदियां ही नहीं देखी, बल्कि अनगिनत हिंदू सुधारकों के जिन्होंने कि इसके खिलाफ अपनी आवाज़ें बुलंद की वार सहे। यह तो सिर्फ आजकल ऐसा हुआ है कि उसकी बुनियाद पर ही हमला हो रहा है और इसका वजूद ही जोखिम में है। इसका कारण खास तौर पर हिंदू समाज में उपजी हुई कोई जबरदस्त प्रेरणा नहीं है, अगरचे यकीनी तौर पर ऐसी प्रेरणा मौजूद है। न यही कारण है कि पश्चिमी ख्याल हमारे बीच में आ गए हैं, अगरचे ऐसे ख्यालों ने ज़रूर अपना असर डाला है। जो तब्दीलियां हमारी आंखों के सामने हो रही हैं, उनका कारण खास तौर पर यह है कि बुनियादी आर्थिक परिवर्तनों ने हिंदुस्तानी समाज के सारे ढांचे को हिला दिया है, और संभव है कि उसे पूरी तरह से उलट पलट दें। जिंदगी की हालातों में तब्दीली आ गई है, विचार के ढंग बदल रहे हैं, यहाँ तक कि अब गैर मुमकिन जान पड़ता है कि वर्ण व्यवस्था कायम रह सके। उसकी जगह क्या चीज़ ले लेगी यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सिर्फ वर्ण व्यवस्था ही जोखिम में नहीं है। संघर्ष है सामाजिक संगठन के मसले पर दो जुदा जुदा नज़रियों में। एक तरफ है पुराना हिंदू विचार कि वर्ग या गिरोह संगठन की बुनियादी इकाई है, दूसरी तरफ पश्चिम का विचार है जो बहुत ज़्यादा व्यक्तिवाद पर जोर देता है।
जो व्यक्ति को वर्ग से ऊपर रखता है। यह संघर्ष हिंदुस्तान की ही विशेषता नहीं है, यह पश्चिम में भी और सारी दुनिया में चल रहा है, अगरचे वहाँ इसने दूसरी शक्लें अख्तियार की हैं। यूरोप की 19वीं सदी की सभ्यता ने प्रजातंत्रवादी उदार मत का रूप लेकर और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसके विस्तार ने व्यक्तिवाद की नुमाइंदगी की सबसे आला अलामत पेश की। 19वीं सदी की विचारधारा अपने सामाजिक और राजनीतिक संगठन के साथ साथ 20वीं सदी में भी बहकर आ गई है, लेकिन अब उसका जमाना बिल्कुल बीता हुआ जान पड़ता है और संकट और युद्ध के दबाव से वह टूट रही है। अब वर्ग और समाज के महत्व पर जो ज़्यादा जोर दिया जाने लगा है और सवाल यह पैदा हो गया है कि व्यक्ति और वर्ग के तकाज़ों के बीच समझौता कैसे कराया जाए। इस मसले का हल अलग अलग मुल्कों में अलग अलग शक्लें ले सकता है, ताहम रुझान इस तरफ है कि एक बुनियादी हल हासिल किया जाए जो कि सब पर एक सा लागू हो। वर्ण व्यवस्था कोई अलग थलग चीज नहीं है, यह एक और बड़ी सामाजिक व्यवस्था का अंग है और महत्व रखने वाला अंग है। यह मुमकिन जान पड़ता है कि उसकी कुछ जाहिरा बुराइयों को दूर कर दिया जाए और उसकी तरतीब को न छेड़ा जाए, लेकिन यह बहुत गैर मुमकिन बात है क्योंकि जो आर्थिक और सामाजिक ताकत काम कर रही हैं उन्हें इसके ढांचे की ज़्यादा परवाह नहीं है। वह इसकी बुनियाद पर ही हमला कर रही हैं और साथ साथ उन सभी यूनानियों पर, थूनियों पर जो कि उसे उठाए हुए हैं। सच बात यह है कि यह थूनियाँ बहुत कुछ टूट चुकी हैं, मैंने पिलर्स, थूनियाँ मतलब पिलर, वर्ण व्यवस्था को अब अपना ही सहारा है। अब सवाल यह नहीं रहा है कि हम वर्ण व्यवस्था को पसंद करते हैं या नहीं हम पसंद करें या नहीं, तब्दीलियां हो रही हैं, लेकिन यकीनी तौर पर यह हमारी ताकत के भीतर है कि हम इन तब्दीलियों को ढाल सकें और उन्हें रुख दे सकें। इस तरह की हमें सारे हिंदुस्तान के लोगों की उस प्रतिभा और विशेषता का पूरा पूरा फायदा मिल जाए जो कि हमारे सामाजिक संगठन की मजबूती और पायदारी के जरिए साफ तौर पर जाहिर हो चुकी हैं। सर जॉर्ज बर्डवुड ने कहीं पर कहा है, जब तक हिंदू अपनी वर्ण व्यवस्था को कायम रखते हैं तब तक हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहेगा, लेकिन जिस दिन उन्होंने उसे छोड़ा उस दिन से हिंदुस्तान न रह जाएगा। अर्थात वर्ण व्यवस्था की जो आलोचना करते हैं वे हिंदुस्तान विरोधी हैं। वे चाहते हैं कि हिंदुस्तान कमज़ोर हो जाए, उसकी जो प्राचीन विरासत है सब पर हमला करना ही पश्चिमिस्तान की साजिश है और इसी तहत जो हिंदुस्तान को भी टुकड़ों टुकड़ों में देखना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को उसकी पहचान से जुदा करना चाहते हैं, वे हिंदुस्तान की जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था ही क्यों न हो, उसमें बुराई ढूंढते हैं। सच्चाई यह है कि वह निश्चित रूप से भारतीयता की महान परंपरा है। यह शानदार प्रायद्वीप गिरकर एंग्लो सैक्सन साम्राज्य के घोर ईस्ट एंड की हालत पर पहुंच जाएगा। वर्ण व्यवस्था रहे चाहे न रहे, हम ब्रिटिश साम्राज्य में उस हालत पर बहुत दिनों से गिरकर पहुंचे हुए हैं और हर सूरत में हमारी भविष्य की स्थिति चाहे भी जैसी हो वह इस साम्राज्य की सरहद के भीतर नहीं महदूद रहेगी। लेकिन सर जॉर्ज बर्डवुड ने जो कहा है उसमें कुछ सच्चाई है, अगरचे शायद उन्होंने इसे उस रुख से नहीं देखा है। एक विशाल और पुराने सामाजिक संगठन के टूटने पर समाजी जिंदगी पूरी तौर पर तितर बितर हो सकती है और सारे के सारे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और व्यक्तियों के आचरण पर बड़े पैमाने पर विकृत रूप ले सकते हैं। अगर कोई दूसरा सामाजिक ढांचा जो कि जनता की प्रतिभा के अनुकूल हो उसकी जगह पर नहीं आ जाता, शायद परिवर्तन के ज़माने में तितर बितर की हालत पैदा होना लाजिमी है। यह हालत आज सारी दुनिया में काफ़ी फैली हुई है। शायद इस तरह की हालत से जो दुख और मुसीबतें आती हैं उन्हीं के जरिए लोग तरक्की करते हैं और ज़िंदगी के सबक सीखते हैं और अपने को नई हालातों के बमुजीब ढाल लेते हैं। फिर भी हम एक व्यवस्था को
महज तोड़कर इस उम्मीद में नहीं बैठ सकते कि कुछ अच्छा ही होगा। हम उस भविष्य की जिसके लिए कि हम काम कर रहे हैं, कोई कल्पना, कोई अस्पष्ट कल्पना क्यों ना हो, रखनी चाहिए। हम जगह खाली छोड़कर ही नहीं बैठ सकते, नहीं तो यह खाली जगह मुमकिन है इस तरह भर जाए कि हमें पछताना पड़े। पुरानी व्यवस्था को नष्ट करना अगर है तो उससे बेहतर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। कोई प्लान नहीं है भविष्य के लिए और पुरानी चीज़ों को मानिएगा नहीं तो अव्यवस्था पैदा होगी और आप पहले जो आपके पास में था वो भी हाथ से जाएगा और उसकी जगह पर कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपके लिए भी आत्मघाती साबित होगा। हम जो हम जो भी रचनात्मक योजनाएं बनावें, हमें उन आदमियों का ध्यान रखना पड़ेगा जिनसे हमारा वास्ता है, उनके विचारों और प्रेरणाओं की कैसी पृष्ठभूमि है और किस तरह के वातावरण में हमें काम करना है। इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देने के यह मानी होंगे कि हम अपनी योजना हवा में तैयार कर रहे हैं, वह वास्तविक नहीं है, या दूसरों ने और जगहों में जो किया है उसकी महज नकल कर रहे हैं और यह बेवकूफ़ी की बात होगी। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने उसे पुराने हिंदुस्तानी सामाजिक संगठन को जानने और समझने की कोशिश करें जिसने कि लोगों पर इतना ज़बरदस्त असर डाला है, जो इतनी पुरानी है। इस संगठन की बुनियाद 3 विचारों पर थी: खुद मुख्तार देहाती समाज, वर्ण व्यवस्था और मुश्तरका खानदान। इन तीनों में ही वर्ग की को बढ़ाई दी गई है, व्यक्ति की जगह दूसरे दर्जे पर है। अलग अलग इनमें से किसी विचार में बहुत अनोखापन नहीं है और इनमें से तीनों के मुकाबले की व्यवस्थाएं हमें दूसरे मुल्कों में भी मिल जाएंगी। खास तौर पर मध्य युग में पुराने हिंदुस्तानी प्रजातंत्रों की तरह सभी जगह आदिम रूप से प्रजातंत्र मिल जाएंगे। हिंदुस्तानी गांव के समाज के मुकाबले में पुराने रूसी मीर होते थे। वर्ण या जात खास तौर पर धंधों के मुताबिक ही हैं और यही प्रथा यूरोप के मध्य युग के व्यावसायिक संघों की रही है। चीन का मुश्तरका खानदान हिंदुस्तान के मुश्तरका खानदान से मिलता जुलता है। चीन का मैं इन सब के बारे में इतना इतना काफ़ी जानकारी रखता हूँ कि इतनी काफ़ी जानकारी रखता हूँ कि इस बहस को आगे बढ़ाऊँ और न मेरे मकसद के लिए ज़रूरी ही है। सब कुछ लिए दिए यह मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तानी संगठन अपने ढंग का निराला था और यह वक्त के साथ साथ और भी निराला हो गया। ठीक है, अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इस गांव का स्वराज और शुक्र नीति सार की चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।